नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अगले 10 दिनों में पहले चरण का मतदान होना है। पूरे देश भर में सियासी सरगर्मी जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लेकर हम लोग भी पूरे भारत में घूम रहे हैं। दक्षिण भारत में हजारों किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली और अब हम महाराष्ट्र में मौजूद हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और अन्य दल पूरी ताकत लगा चुके हैं इस चुनाव में प्रचार के लिए। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा और के कविता को भी झटका इस लिहाज से लगा क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। अमित शाह भी घूम रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है। इन सब के बीच हम आपको उत्तर प्रदेश भी लिए चलेंगे। यूपी में आखिर जनता का मूड क्या है? क्या मुख्तार अंसारी वाला सियासी फैक्टर अभी भी वहां पर जिंदा है? हमने इसकी पड़ताल की है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि धन किसके हाथ में, अदानी के पास कितना, कौन सी संस्थाएं किसके हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी जी से डर क्यों रहे? एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सियासी तापमान के साथ चुनावी पारा भी चढ़ रहा है। नेता वोटरों के बीच हैं और जनता के मन में जगह बनाने के लिए जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। हर दांव आजमा रहे हैं। नारे तकबीर! बीजेपी के स्टार कैंपेनर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 राज्य नाप रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीत की हैट्रिक लगानी है तो जनता के बीच प्रमुखता से अपनी बात रखनी होगी, विपक्ष पर तीखे प्रहार के साथ। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जा रहा है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है। मोदी जानते हैं कि इस बार 400 पार के लिए पुराने साथियों को मनाने और नए साथियों को जोड़ने के साथ साथ सरकार के कामकाज को भी जनता के बीच ले जाना जरूरी है। लेकिन सवाल जब 80 सीटों वाले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का हो तो यहाँ एक एक सीट के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ती है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। मोदी मोदी। अब तक सब ठीक था। बीजेपी 80/80 के लिए ताल ठोक रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बीजेपी एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर जाती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद नए समीकरण आकार ले सकते हैं। इसलिए सवाल उठने लगे, क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ सकता है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत से यूपी का चुनाव बदलने लगा है? क्या यूपी में मुसलमान वोटर अब पोलराइज हो जाएगा? क्या इंडिया अलायंस का वोट मीटर बढ़ेगा? और क्या पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण से बीजेपी को बम्पर फायदा मिलेगा?
इन सारे सवालों के बीच एबीपी न्यूज पर नया सर्वे रिलीज हुआ है। यूपी का मूड जानने के लिए सी वोटर ने एबीपी के लिए सर्वे किया है। सर्वे के सवालों के जवाब आपको बताएं, जनता जनार्दन की राय आपको दिखाएं। उससे पहले इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का नया ट्रेलर देख लीजिए। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। चुनाव दर चुनाव यूपी का मुसलमान कई पार्टियों के लिए वोट बैंक के साथ एक नए पावर सेंटर का काम करता आया है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक के लिए हर कोई दांव लगाता है। और ये भी सही है कि अभी तक सूबे का मुसलमान 3 खांचों में बटा दिख रहा। ओवैसी की एंट्री के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। यानी सारी लड़ाई मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए हो रही, लेकिन सवाल है कि इस बार यूपी में मुसलमान का वोट किधर जाएगा, क्योंकि यूपी का करीब 20% मुसलमान यानी करीब 4 करोड़ आबादी। पश्चिमी यूपी में 26% से ज्यादा मुसलमान हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 22 लोकसभा सीटें हैं। सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अलीगढ़, घोसी, गाजीपुर, अमरोहा समेत 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी हो या फिर अखिलेश, दोनों मुख्तार के घर भी गए। अखिलेश तो मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहते हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। अपने वोट की और अपने लीडरशिप की ताकत को पहचानो। ये दौरा तुम्हारी लीडरशिप के दबाव में आकर किया गया दौरा है, और हम अपने मुसलमानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक अल्लाह हमें हिम्मत देगा। जब उनको जाना ही है ऐसे स्थान पे, भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी 2024 को ठुकरा दिया, और वहाँ जाने की इनको फुर्सत नहीं मिली। बाकी जगह जाने की फुर्सत है तो केवल गाजीपुर ही क्यों गए? फिर चले जाए। अतीक अहमद की भी वहाँ पे कब्र बनी हुई, वहाँ पर भी जाकर के फूल चढ़ा हूँ। ओवैसी की पार्टी को अंदाजा है कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी को 58% और बीएसपी को 18% मुसलमानों का वोट पड़ा था। यानी एक तरह से मुस्लिम वोट की गोलबंदी हो गई थी। विपक्ष की इसी सिचुएशन को देखते हुए आजकल मोदी के हमलों में नई धार है, नए तेवर हैं, नए कलेवर हैं। पीलीभीत से मोदी ने इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण के इल्जाम को हवा दे दी।
साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि मुख्तार फैक्टर से यूपी का चुनाव कैसे बदल रहा है या नहीं। क्या मुख्तार मामले पर अखिलेश का साथ खड़ा होना मायावती और ओवैसी के वोट अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है? मुख्तार की मौत के बाद यूपी चुनाव का सीन कितना बदल रहा है? मुसलमान किधर जा रहे हैं? सर्वे का बड़ा सवाल यही था। एक हफ्ते में तस्वीर इतनी बदली है कि जहां एनडीए 52% से 52% पर ही रहा है वोट शेयर के मामले में, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 4% का उछाल। ये बड़ी खबर है। एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सीधे 36% से 40% पर वोट शेयर पहुंचता हुआ, और ये 4% वाला जो उछाल है वो यहां पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक सप्ताह में 4%, मतलब अभी धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता चला जाएगा, इंडिया गठबंधन 60% से ऊपर निकल जाएगी। 4% वोट शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, 2-3% के अंतर से हार जीत तय हो जाती है। पिछले चुनावों में ये देखा भी गया है, लेकिन क्या यूपी में बीजेपी के लिए इंडिया अलायंस चुनौती बन सकता है? सर्वे में वोट प्रतिशत का फैक्टर देखेंगे तो कई चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 40% वोट शेयर, बीएसपी 6%, अन्य के खाते में आप देख रहे हैं 2% वोट शेयर जाता हुआ। देखिए, विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीतेगी 80 में 80। ये बात जब कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और आज भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दोनों ही बहुत मजबूत है। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम गढ़ और किले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में ध्वस्त कर दिए हैं। इसका मतलब पीएम मोदी की लीडरशिप में अभी एनडीए काफी आगे दिख रही है, और मोदी इसका श्रेय जनता को ही देते हैं। अपनी हर पब्लिक मीटिंग के दौरान वो केंद्र सरकार की गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों के लिए किए कामों की चर्चा जरूर करते हैं। उन्हें लगातार जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। सरकार के इसी कामकाज पर यूपी का मूड जानने के लिए सर्वे का अगला सवाल जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ, केंद्र सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट 40% लोग कह रहे हैं, कम संतुष्ट लेकिन 29% लोग कह रहे हैं, और वो जो असंतुष्ट हैं उनका आंकड़ा 30% पर है, पता नहीं कहने वाले 1%। अब इसी सवाल को सीधा प्रधानमंत्री के कामकाज से जोड़कर देखें तो जनता ने जो जवाब दिया वो मोदी के मिशन 400 पार के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकती है। पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट? यहाँ आंकड़ा 51% है, मतलब 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से। असंतुष्ट का आंकड़ा यहाँ पर भी वही 27% है। सर्वे में यूपी की जनता भले ही बीजेपी और मोदी को फ्रंट सीट पर बैठाती दिख रही हो, लेकिन दावा तो इंडिया अलायंस का भी है। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैसे पिछली यात्रा का फायदा कर्नाटक और तेलंगाना में मिला था, इस बार भी मणिपुर, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस तो कम से कम ऐसा ही है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो,
पता लगा दो कि धन किसके हाथ में, अदानी के पास कितना, कौन सी संस्थाएं किसके हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी जी इससे डर क्यों रहे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को उनका हक मिले। लेकिन यूपी में कांग्रेस की सिचुएशन किसी से छिपी नहीं। 80 के दशक तक मुसलमानों को कांग्रेस के वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि तब तक क्षत्रिय पार्टियों का उदय नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही यूपी में जाति आधारित राजनीति हावी हुई, कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट लगता चला गया। पिछली बार तो सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। इसीलिए योगी सियासी वार पलटवार के साथ केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति का जिक्र करना नहीं भूलते। कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा। वैसे एबीपी न्यूज और सी वोटर वाले सर्वे में योगी सरकार के कामकाज पर भी सवाल पूछे गए। जवाब देख लीजिए। राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 51%, मतलब केंद्र सरकार के कामकाज से भी ज्यादा संतुष्ट है, बहुत ज्यादा संतुष्ट है यूपी के लोग अपनी राज्य सरकार के कामकाज से। कम संतुष्ट 20%, असंतुष्टों का आंकड़ा यहाँ पर जो केंद्र के कामकाज से लोग असंतुष्ट हैं उससे कम हो जाता है 28%, और पता नहीं कहने वाले 1%। विधानसभा चुनाव में फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। यूपी की जनता की पसंद कौन है? क्या राहुल मोदी को कायदे से टक्कर भी दे पा रहे हैं या नहीं? भाई प्रधानमंत्री की पसंद कौन है? और इसमें जब बात मोदी और राहुल की होती है तो देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं वो 62% के साथ बहुत आगे राहुल गांधी के मुकाबले नजर आते हैं, और राहुल गांधी उनसे पिछड़ते हुए बहुत फासले पर 28% लोगों की ही प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद बन पाते हैं। दोनों नहीं कहने वाले 7% हैं, पता नहीं कहने वाले 3%। मोदी भक्त है महाकाल का, मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। हम आपको फिर बता दें कि ये सिर्फ असेसमेंट है, फाइनल पिक्चर नहीं। जनता इस बार किसे वोट देगी, कौन सी पार्टी बहुमत से आएगी, नतीजों के दिन यानी 4 जून को आप सुबह 6 बजे से ही एबीपी न्यूज लगा लीजिएगा, क्योंकि सबसे तेज नतीजे मतलब एबीपी न्यूज। मोदी फैक्टर की एक खास रिपोर्ट आपने देखी।